नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एटोल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और 1 बिजनेस लाइन का। इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। हिंदू में ये आर्टिकल तो छोटा सा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे न्यूज़पेपर्स के इस जजमेंट से संबंधित अच्छे आर्टिकल्स आए हैं, तो उन सब को शामिल करके ये इशू हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल बिजनेस लाइन का कॉटन सेक्टर से संबंधित है और तीसरा क्लीन टेक से संबंधित है। क्लीन टेक जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से कुछ अप्लायंसेस चलते हैं ना, महिलाएं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं रूरल एरियाज़ में, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट है, इफ़ यू क्राई बिकॉज द सन हैज़ गोन आउट ऑफ योर लाइफ, योर टीयर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार्स। रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कोट है। कोट है सिंपल लेकिन दमदार है। कैसे? जैसे देखो, अप्स डाउन्स, फेलियर, सक्सेस, ये सब लाइफ का पार्ट है। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए आप एग्ज़ाम में फेल हो गए। एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए, आप जल्दी से आपने अपने दुख को नहीं समेटा, अपने जो आपको दुख हुआ कि मैं फेल हो गया, अपनी निराशा को नहीं समेटा, तो आगे जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने हैं उनमें भी आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकोगे। उसी प्रकार से ये कोट देखिए, आपको अपनी लाइफ में सन नहीं मिला इसलिए आप रो रहे हो, तो आपके जो आंसू हैं ना, वो फर्दर जो चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे स्टार्स, वो भी नहीं देख सकोगे आप रोने की वजह से। तो बात यही है, कभी लाइफ में फेलियर हाथ लगे तो जल्दी से निराशा को ख़त्म करो और फिर एक नई जोश, नई उमंग के साथ दूसरी चीज़ों पर फोकस करो। ये जो एग्ज़ाम है, देखो हमेशा मैं बोलता हूँ, इट्स नॉट लाइफ। कुछ बार कुछ लोग बोल देते हैं मोटिवेट करने के लिए कि इसे अपनी लाइफ बना लो, बट देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। एग्ज़ाम छोटी सी चीज़ है, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ आती हैं, फैमिली है, आपकी पर्सनल हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं लाइफ में। एग्ज़ाम इज़ जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल को हम ना बेसिक्स के साथ डिस्कस करते हैं। संविधान के आर्टिकल 324 में ये लिखा हुआ है, हमारे देश में इलेक्शंस की डायरेक्शन, इलेक्शंस का कंट्रोल, इलेक्शंस की सुपरिंटेंडेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। इतनी ज़्यादा पावर्स संविधान ने दे दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इसके साथ साथ देखो, संविधान के आर्टिकल 324 सेक्शन 2 में ये लिखा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, तब तक जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा इस संदर्भ में कोई कानून नहीं बना दिया जाता हो। समझ गए आप बात को? मतलब संविधान ने ये बोला, जब तक देखो कोई और ठोस मैकेनिज्म नहीं इस्टेब्लिश कर दिया जाता कानून के थ्रू कि इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, तब तक तो प्रेसिडेंट ही इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। अब कायदे से देखो, पार्लियामेंट को कानून बना देना चाहिए था कि इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाए, बट आज़ादी को मिले 75 ईयर्स पूरे हो गए, आज भी इस पर कोई कानून नहीं बना है। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अभी हाल ही में आई है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले तो प्रेसिडेंट ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ये डिसाइड करते थे, अपॉइंट करते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे। अब इस सिस्टम में पता है कमी क्या थी? सरकार ये डिसाइड करती है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। अब जिस पर्सन को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है, अब जाहिर तौर पे देखो सरकार उसको अपॉइंट करेगी तो वो अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करेगा, लॉयल्टी दिखाएगा सरकार के प्रति, क्योंकि सरकार ने ही उसे अपॉइंट किया है। इस दुनिया में ना बहुत सी चीज़ें ना ट्रांजैक्शनल होती हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले। क्योंकि सरकार ने एहसान कर दिया उस पर्सन पर जिसको इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, तो वो बंदा फिर इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद अपना कर्ज चुकाता है, अपना एहसान चुकाता है
सरकार की मदद करके। तो काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि इलेक्शन कमिश्नर से इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकें, उनका कोई लेना देना ना हो सरकार से। अब देखो, अगर इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट सरकार ने नहीं की है, इंडिपेंडेंट ढंग से हुई है, तो वो इलेक्शन कमिश्नर्स भी अपॉइंट होने के बाद फिर इंडिपेंडेंट ढंग से काम करेंगे। समय समय पर काफ़ी सारे कमीशंस आए, जैसे जस्टिस तारकुंडे कमेटी आई 1975 में, दिनेश गोस्वामी कमेटी आई 1990 में, सेकंड एआरसी कमीशन रिपोर्ट सौंपी इस कमीशन ने जनवरी 2007 में, लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट जो कि मार्च 2015 में आई। सबने देखो यही रेकमेंड किया कि इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट है ना, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए, ना कि सिर्फ सरकार डिसाइड करे कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। अब जाकर देखो, इस मुद्दे पर ना एक जबरदस्त वर्डिक्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि बहुत से लोग इसे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ना काफ़ी सारी पिटीशंस पेंडिंग थी इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से संबंधित। उन पिटीशंस का एक साथ निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट, मतलब नाम जो है इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, ये नाम सिलेक्ट किया जाएगा एक पैनल के द्वारा। उस पैनल में देखो प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा में, या फिर जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है ना उसके लीडर होंगे। कई बार कोई भी पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पे नहीं चुनी जाती है, उसके लिए 10% सीट्स लोकसभा में आना जरूरी है। फॉर एग्जांपल टोटल सीट्स हैं लोकसभा में 545, तो 10% आना कम से कम जरूरी है प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बनने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर एग्जांपल किसी की भी 55, 56 इतनी सीट्स नहीं आई है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होकर आई है ना लोकसभा में, उसके लीडर फिर इस पैनल में शामिल होंगे। और सबसे लास्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोगों का पैनल, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस में सीजीआई। ये पैनल डिसाइड करेगा कि किसको इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट करना है। यही प्रोसेस देखो आज के समय में इवन सीबीआई का डायरेक्टर चुनना होना यही पैनल चुनता है। अब देखो राइटर ये कहते हैं, इलेक्शन किसी भी देश की डेमोक्रेसी की ना नींव होती हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार बनाता है, कैसे बनाएगा? इलेक्शंस के माध्यम से। तो इलेक्शंस तो बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होने चाहिए, ना सिर्फ होने चाहिए बल्कि दिखने भी चाहिए। अब कायदे से देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चलाया जाता है 3 इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 अलग इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब देखो, ये अगर इंडिपेंडेंट होके काम नहीं करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट दिखेंगे नहीं, तो जनता का जो ट्रस्ट है ना वो खराब हो जाएगा। मतलब या तो वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या फिर वो नाराज हो जाएंगे कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है हमारे देश में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाइस्ड होकर काम करता है। बाइस्ड होकर कैसे काम कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखो, कई बार तो ये आरोप लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावों का जो शेड्यूल है वो तक सरकार के हिसाब से तैयार किया है। तो ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फ्री होना चाहिए बल्कि फ्री दिखना भी चाहिए, ताकि जनता का डेमोक्रेसी में जो ट्रस्ट है ना वो इंक्रीज हो सके। कई बार ऐसा होता है, सरकार क्या करती है, अपने चहेते बंदों को इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट कर देती है, बट अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब पैनल के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। यहां पर देखो 2 क्वेश्चंस अब इमर्ज होके आते हैं। पहला क्वेश्चन, जो कि क्रिटिसिज्म भी है, सीबीआई के डायरेक्टर को पैनल के द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन क्या सीबीआई अब बिल्कुल ऑटोनोमस होकर काम करती है, इंडिपेंडेंट होकर काम करती है? इसका आंसर है शायद नहीं। तो फिर कैसे यह कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर का चयन अगर एक पैनल के द्वारा किया जाएगा
तो फिर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होकर काम करेगा। समझ गए आप बात को? तो इसके लिए सरकार को अब पार्लियामेंट के थ्रू एक कानून बनवाना चाहिए जिसमें सारी डिटेल्स हों, मतलब और भी बहुत कुछ किया जा सके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए। परंतु दिक्कत देखो ये है कि 75 साल पूरे हो गए, जो भी पार्टी सत्ता में आई ना, उसने अभी तक ये तो कानून बनाया नहीं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, मतलब जो भी इलेक्शन कमिश्नर है उनको कैसे अपॉइंट किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए वो कानून क्या बनाएंगे, ये एक कंसर्न है। इसके बाद दूसरा बड़ा कंसर्न देखो ये है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया और बिल्कुल बेंच के हेड थे के.एम. जोसेफ। अब देखो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना एक प्रकार से इस जजमेंट के माध्यम से कानून बना दिया, जबकि कानून बनाना किसका काम है? कानून बनाना काम है पार्लियामेंट का या फिर स्टेट असेंबली का। इस केस में तो पार्लियामेंट को ही कानून बनाना था। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है एज ए जुडिशरी एडजुडिकेट करना, बट हुआ क्या, उन्होंने कानून बना दिया। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट के अगेंस्ट है। ये क्रिटिसिज्म है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। हालांकि देखो इस जजमेंट के पक्ष में कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं, पहली तो बात, सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नोटिस नहीं लिया कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में ये दिक्कत है, हम ठीक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास में 4 पिटीशन पेंडिंग थी और फाइनली अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। और तब लिया है जब आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए, पार्लियामेंट ने अपना काम पूरा नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की आलोचना गलत है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है, नहीं। पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है कॉटन की प्रोडक्शन से संबंधित है, बिजनेस लाइन का। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे वर्ल्ड में, लेकिन देखो पिछले कुछ समय से कॉटन प्रोडक्शन के मामले में इंडिया अपना पोटेंशियल नहीं अचीव कर पा रहा है। मतलब कॉटन की प्रोडक्शन हमारे देश में कम हो गई है, इससे एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी प्रभावित हो रही है। कॉटन का हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया की काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में कॉटन का इस्तेमाल होता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सब उथल पुथल हो गया है कॉटन की प्रोडक्शन की कमी की वजह से। अब क्यों कॉटन की प्रोडक्शन कम हुई है? देखो क्लाइमेट चेंज तो चलो मान लिया एक इशू है ही, क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, वेदर काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हो गया है, कभी बारिश होती है तो एकदम से बारिश हो जाती है। और देखा इस बार आपने फरवरी में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ये एक रीज़न है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजन्स की बात करें, यूएसए ने ना चाइना के जिंगजियांग रीजन से फैशन और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है यूएसए ने कि चाइना के जिंगजियांग रीजन से हम कोई फैशन और टेक्सटाइल प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब देखो चाइना का जो जिंगजियांग रीजन था ना, यहाँ पे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज थी, फैशन फैक्ट्रीज थी, वहाँ पे जो कपड़े बनते थे, बहुत सारा कॉटन तो इंडिया से इंपोर्ट होता था वहाँ के कपड़ों की प्रोडक्शन के लिए। अब यूएसए ने बैन लगा दिया कि यहाँ से हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो चाइना के जिंगजियांग रीजन की जो फैक्ट्रीज हैं टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, उनका काम कम हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने भी इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करना काफ़ी कम कर दिया। इसके बाद देखो एक और एग्जांपल दिया जाता है, टर्की में आपको पता है बहुत बड़ा भूकंप आया, तो यहाँ पे जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई अर्थक्वेक की वजह से, तो सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब कॉटन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल है, होर्डिंग काफ़ी चल रही है। अब जैसे इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो इंडिया में ही बिक रहा है सस्ते दामों पर। बहुत से लोग जमाखोरी कर रहे हैं कि अभी कॉटन जमा करके रख लेते हैं, बाद में जब कॉटन के दाम बढ़ेंगे तब कॉटन को बेच देंगे।
लेकिन देखो, इन घटनाओं की वजह से ना एक तरफ प्रोडक्शन कम हो रही है कॉटन की, दूसरी तरफ ट्रेड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो कॉटन के दाम जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। अब किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे तो फिर वो कॉटन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रोडक्शन और ज़्यादा प्रभावित होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री क्या क्या इश्यूज फेस करती है। सबसे पहला इश्यू, पेस्ट इन्फेस्टेशन। कॉटन सेक्टर में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कॉटन की जब फसल उगाई जाती है तो इस प्रकार के जो कीड़े हैं ना, पेस्ट हैं, वो लग जाते हैं फसल को और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और काफ़ी सारे रीजंस हैं इस प्रकार के पेस्ट लगने के कॉटन के पौधों पर। एक तो क्रॉप रोटेशन नहीं होती, सेम वही साइकिल चलता रहता है। जैसे जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर सर्दियों में वीट उगाया जाएगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल के तौर पे कॉटन उगाया जाएगा, यही साइकिल चलता रहता है बार बार। बीच बीच में कुछ किसान हैं जो सरसों उगा लेते हैं, मस्टर्ड, लेकिन बहुत कम। मोनोकल्चर, एक ही तरह की फसल को उगाया जाता है। वेदर कंडीशंस जिम्मेदार हैं, पुअर सोइल की क्वालिटी, लैक ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, यानी पेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता, कैसे इस कीड़ों को मैनेज किया जाए। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी। इंडिया में कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है ना पर हेक्टेयर काफ़ी कम है एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। दूसरे देशों से कंपेयर करें पर हेक्टेयर इंडिया में कम कॉटन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इंडिया में जो खेती की प्रैक्टिसेस है ना वो भी काफ़ी आउटडेटेड हैं, पुरानी तरह की खेती की जाती है आज भी। सिंचाई के लिए फैसिलिटीज़ कम अवेलेबल हैं और सीड क्वालिटी भी काफ़ी बेकार मिलते हैं, मतलब सीड की क्वालिटी बेकार होती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की कमी, हाई इनपुट कॉस्ट, फर्टिलाइजर्स और दूसरे केमिकल्स पर खर्चा ज़्यादा आता है। मानसून पर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। मानसून आपको पता है अनप्रडिक्टेबल है, कभी सही रहता है कभी सही नहीं रहता है। किसी साल अच्छी बारिश होती है, किसी साल ज़्यादा हो जाती है, किसी साल कम हो जाती है। अब ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, जैसे फार्मर डेट, किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, साइकिल रहता है, यानी पुराना कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए दोबारा से कर्ज लेना पड़ता है। लैक ऑफ मार्केट एक्सेस, बहुत सारे कॉटन फार्मर्स इंडिया में ऐसे हैं जिनको ना मिडलमैन को अपनी फसल बेचनी पड़ती है मजबूरी में, मार्केट को वो एक्सेस नहीं कर पाते। छोटे किसान होते हैं, उनके पास विकल्प वगैरह नहीं होता कि वो दूर मंडी में जाके अपनी फसल बेच सकें। तो ये कुछ जनरल रीजंस भी हैं कॉटन सेक्टर के इश्यूज़ में। मतलब कुछ इश्यूज़ तो ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित सामान्य रीजंस हैं। वे फॉरवर्ड में क्या किया जाए, क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज किया जाए। अभी जो पुरानी वैरायटी के हाइब्रिड सीड्स यूज़ किए जाते हैं खेती में, उसकी बजाय अलग अलग तरह के वैराइटल सीड्स यूज़ किए जाएं और हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें क्या होता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में कम स्पेस में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ज़्यादा पौधे उगाए जाते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वीड को अच्छे से मैनेज किया जाए, यानी कॉटन के पौधों के आसपास जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जाए। मशीन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। कॉटन की जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लेबोरियस वर्क है, ये मजदूरी काफ़ी लगती है। मशीन से कॉटन को पिक किया जाएगा हार्वेस्टिंग के दौरान, तो लेबर काफ़ी सेव हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, क्रॉपिंग सिस्टम को चेंज किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट लिंकेजेस को और मजबूत किया जाए। किसानों की मदद की जाए कि उनको कॉटन के उचित दाम मिले। गवर्नमेंट कॉटन को प्रोक्योर करने के लिए राइस और वीट जैसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे राइस और वीट के साथ है ना कि एमएसपी सरकार अनाउंस करती है, बाद में फसल को प्रोक्योर करती है। तो एक मजबूत प्रोक्योरमेंट सिस्टम होना चाहिए कॉटन को प्रोक्योर करने के लिए भी, किसानों से खरीदने के लिए भी। एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये फंड काम आएगा, मान लीजिए कॉटन के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं ना, तो इस फंड से कुछ सब्सिडी दी जाए किसानों को कॉटन के उगाने में, या फिर ज़्यादा कॉटन के दाम मिले किसानों को, ये सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट, कॉटन की क्वालिटी कैसी है उसकी ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का कॉटन है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग वैल्यू एडिशन। कॉटन बेस्ड
प्रोडक्ट्स में वैरायटी आनी चाहिए, इससे किसानों की इनकम बढ़ेगी। जैसे कॉटन प्रोड्यूस हो लिया, अब थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो, कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचेंगे तो किसानों को ज़्यादा फसल मिलेगी बजाय सीधा कॉटन के बेचने के। जैसे ये पट्टी वगैरह है, चोट लग जाए तो की जाती है, अब इनको बेचेंगे तो जाहिर तौर पे ज़्यादा दाम मिलेंगे किसानों को। तो कॉटन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो किसान बना सकें, इसके लिए टेक्नोलॉजी किसानों को प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है इनहेंसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D ज़्यादा होनी चाहिए, कॉटन के नए नए सीड्स विकसित होने चाहिए, पेस्ट को मैनेज करने की, यानी जो कीड़े लग जाते हैं फसल को, उसको मैनेज करने की नई नई प्रैक्टिसेस आनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए कॉटन की प्रोडक्शन में। और सबसे लास्ट में काफ़ी कॉमन पॉइंट है इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एरियाज़ जहाँ पे कॉटन उगाया जाता है वहाँ पे रोड बनाई जाएं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बनाई जाएं, मतलब अच्छी प्रोवाइड की जाएं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, किसान आसानी से मार्केट एक्सेस कर सकें, यानी मार्केट में जाके अपनी फसल बेच सकें, ये सब होना चाहिए। कॉमन पॉइंट्स हैं ये सब तो देखो वैसे भी होना चाहिए, सिर्फ कॉटन प्रोड्यूसिंग फार्मर के लिए नहीं, वैसे भी जनरली भी होना ही चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कॉटन सेक्टर से संबंधित। अब लास्ट हमारा जो आर्टिकल है क्लीन टेक से संबंधित है। क्लीन टेक जैसे मतलब सिलाई मशीन है। अब सिलाई मशीन चल रही है, मान लीजिए ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है और सोलर पैनल से जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है उससे सिलाई मशीन चल रही है और उस सिलाई मशीन से कोई महिला जो है वो कपड़े सील रही है। तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है क्लीन टेक का। अब क्लीन टेक मतलब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है जिससे कोई एमिशन नहीं हो रहा। क्लीन टेक से ना बहुत सारे इक्विपमेंट्स चल सकते हैं, बहुत सारे अप्लायंस चल सकते हैं। रूरल एरियाज में इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अब देखो ग्रामीण इलाकों में ना अब महिलाएं हैं, वो क्लीन टेक अप्लायंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारी महिलाएं MSMEs चला रही हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो क्लीन टेक से रिलेटेड हैं। इससे ना सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिलता है बल्कि और भी लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार को ना इन इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए। अब 4-5 पॉइंट्स आर्टिकल में दिए जाते हैं। जैसे देखो क्लीन टेक से संबंधित यानी रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल से चलने वाला कोई इक्विपमेंट है। अब ना सरकार को क्या करना चाहिए, जो ये क्लीन टेक वाले इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत कम लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं शुरू में, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग की मशीन है, पोहा बनाने वाली मशीन है, चल रही है सोलर पैनल से। अब ना बहुत कम महिलाओं का ट्रस्ट होता है कि इस मशीन को परचेज किया जाए जो क्लीन टेक से चलती है, बिजली का खर्चा नहीं है, क्योंकि महिलाओं को लगेगा अरे यार ऐसी कोई मशीन परचेज कर ली तो फिर ख़राब हो जाएगी, हमारे पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो पहला सजेशन ये है, ये इंश्योर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इन क्लीन टेक संबंधित अप्लायंसेस को खरीदें। जिन महिलाओं ने सबसे पहले खरीदा है ना, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बाकी महिलाओं से कि मैंने परचेज किया था, मुझे फ़ायदा हुआ, आप भी परचेज कर लीजिए। तो जो अर्ली परचेज करने वाली महिलाएं हैं ना, जिन्होंने पहले परचेज कर लिया, वो अपना एक्सपीरियंस बाकी महिलाओं के साथ शेयर करेंगी तो दूसरी महिलाओं को भी ट्रस्ट जगेगा। समझ गए। दूसरा है ऑर्गेनाइज हाइपर लोकल इवेंट्स एंड डेमोज। इन अप्लायंसेस से संबंधित डेमोज प्रोवाइड करना जरूरी है समय समय पे। अब देखो महंगे महंगे कई बार इक्विपमेंट्स होते हैं ना, ये क्लीन टेक वाले, महिलाएं देखेंगी कैसे काम कर रहा है, हाथों से छुएंगी तो ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। जैसे आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारी तो आदत पड़ चुकी है कि अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है, लेकिन आज भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, उनको लगता है कि जब चीज़ देख के लेंगे, ऑनलाइन में कई बार ठीक नहीं आती। तो इसी वजह से डेमोज वगैरह जब करवाए जाते हैं ना अलग अलग जगहों पर, तो प्रोडक्ट के बिकने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, आंखों देखी चीज़ पर ज़्यादा विश्वास होता है। नेक्स्ट है इनेबल इजी फाइनेंस टू परचेज प्रोडक्ट्स। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे आज के समय में ना बजाज फाइनेंस है, हर एक चीज़ पे आप कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हो उस पर फाइनेंस उपलब्ध है। बाइक पे, वॉशिंग मशीन पे, कुछ भी चले जाओ, बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी हो गई है धीरे धीरे करके।
तो ऐसे ही ये क्लीन टेक से संबंधित अप्लायंसेस को परचेज करने के लिए महिलाओं को इजी फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। कोई ज़्यादा गारंटी नहीं, टेक्नोलॉजी ही अपने आप में फाइनेंस, मतलब टेक्नोलॉजी ही अपने आप में गारंटी। नेक्स्ट है सपोर्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस। देखो ये जो अप्लायंसेस है ना, इससे महिलाएं अपना बिजनेस कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पोहा बनाने वाली मशीन है जो सोलर पैनल से चलती है। रूरल एरियाज में ना इन अप्लायंसेस से जो सामान बनेगा ना, उसमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा ना महिलाओं को मदद करनी होगी। कैसे कि उनका सामान आसानी से बिक्स के कंज्यूमर तक पहुंच के इस चीज़ में रॉ मटेरियल मिल्स के अप्लायंसेस में जो इस्तेमाल होगा इस क्षेत्र में, तो मतलब बैकवर्ड लिंकेजेस मतलब रॉ मटेरियल आ जाए वुमन के पास में जो क्लीन टेक अप्लायंस इस्तेमाल कर रही है, और फॉरवर्ड मार्केट लिंकेजेस मतलब सामान जब एक बार बन गया, मान लीजिए पोहा बन गया, तो वो कंज्यूमर तक पहुंच के, समझ गए। अब पांचवा है पॉलिसी कन्वर्जेंस। बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की तरफ से, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। लेकिन देखो स्कीम्स ना कन्वर्ज होनी चाहिए। अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो स्कीम्स है ना महिलाओं की लाइवलीहुड के लिए, उन स्कीम्स का फ़ायदा हो इस क्षेत्र में भी कि महिलाएं क्लीन टेक अप्लायंसेस परचेज कर सकें। अगर पॉलिसीज कन्वर्ज होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो सेम है महिलाओं को रोजगार देना, और ये इस प्रकार से महिलाओं को बिजनेसमैन भी बनाया जा सकता है, तो सरकार की मदद चाहिए, पॉलिसीज कन्वर्ज हों और महिलाओं को फ़ायदा हो, वो आसानी से इन अप्लायंसेस को परचेज कर सके। अपनी अपनी कोई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ओपन करना चाहती हैं तो कर सकें। शुरू में तो माइक्रो ही होगी, बाद में धीरे धीरे करके स्मॉल एंड मीडियम बनेगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्लीन टेक अप्लायंसेस को महिलाओं के द्वारा अपनाया जा रहा है, अच्छी बात है, रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। हमारी आज की डिस्कशन में देखो, आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।